हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी का। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीईआरटी स्टडी एवन के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का 8वां चैप्टर साइंस का। एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें पढ़ेंगे बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? बल एंड दाब, फोर्स एंड प्रेशर। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर किया गया कार्य जिससे कि उस वस्तु की स्थिति में आ जाए परिवर्तन, उसे हम कहते हैं बल। अगर किसी वस्तु पर मैं कार्य करूं, जैसे ये पेन यहाँ था, मैंने उठा के इसको यहाँ कर दिया, दैट मीन्स इसकी वस्तु, जो ये वस्तु है, इसकी स्थिति में परिवर्तन आया। यहाँ थी लेकिन ये उठकर यहाँ आ गई, तो इसकी वस्तु में जो परिवर्तन आया वो किसके कारण आया? बल के कारण आया। ठीक है। दाब किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य दाब कहलाता है। हाँ, दाब कहलाता है। जैसे मैं ये है और मैं इस पे ऊपर से प्रेशर दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, मैं कितने क्षेत्रफल पर प्रेशर लगा रहा हूँ, कितने क्षेत्रफल पर प्रेशर लगा रहा हूँ, यही क्या कहलाता है? आपका दाब कहलाता है। बल लगा रहा हूँ, देखो मैंने ये तो क्षेत्रफल है और इस पर मैंने लगाया बल। क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है ना, बल लगाया तो इसके क्षेत्रफल, ठीक है, मान एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या दिया गया फोर्स क्या कहलाता है? बल कहलाता है। आशा करते हैं ये चीज़ आप अच्छे से समझे होंगे। फिजिक्स का चैप्टर मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, बल और क्या? दाब। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। क्या कर सकती है? गति की दिशा भी बदल सकती है ना। आगे लीजिए, संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तुएं धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों से स्मरण करके किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली या गोलरक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? हॉकी का खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? चित्र इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। प्राय हम कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं तो फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। ठीक है, चलेगा, पहले समझ लेते हैं इसको। वैसे हमने समझ लिया है। अपने पास काफ़ी सारे एवरीडे के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बल हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बल हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पे हम पैडल मारना होता है हमें, तब जाके उसका पहिया रोटेट करता है और वो आगे जाती है, मानी हम बल लगा रहे हैं। कोई गाड़ी है और फंस गई है तो उसको हम धक्का मारते हैं। क्या मारते हैं? पीछे से धक्का मारते हैं और उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। उसे भी हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं।
अगर किस बैट बल्ला होता ना यूं करके वो यूं मारता है, ठीक है, माने वो जो बॉल फेंकता है वो तो आराम से फेंकता है, ठीक है ना, क्या फेंकता है, आराम से, ओके, आराम से तेज भी फेंकता है, लेकिन हम उसको और बल्ले की मार कर उसको और बहुत तेज क्या दे देते हैं, गति दे देते हैं, और उसकी डायरेक्शन में भी क्या कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं। तो हमने उस पर क्या किया है, कार्य किया है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्स और डाल दिया जिससे कि और वो तेज गति से जाए, ठीक है ना। फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है। हाँ, अगर कई दूर से बहुत तेज गति से आ रही है तो हम उसको कैच करना चाहें तो ऐसे कैसे एक जगह पर्टिकुलर जगह पे कैच नहीं कर सकते, हमें हाथ को उसकी गति को कम करने के लिए यूं धीरे धीरे पीछे हाथ लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम यूं ही रख देंगे तो वो अपने हाथ से निकल कर भी चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत तेज गति से आ रही होती है। तो हम उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए, धीमा करने के लिए यूं पीछे हाथ को खिसकाते हैं और उसको स्लो मोशन में लाते हैं। दूसरी बात, वो जब आती है स्पीड में आती है, अगर हम यूं ही करके रखेंगे तो हमारे हाथ में बहुत तेज लगेगी, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए बल को हम सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। चलिएगा आगे हम बल आकर्षण या अभिकर्षण, ठीक है ना, बल अपकर्षण या अभिकर्षण, है ना, अपकर्षण या अभिकर्षण क्या होता है इसको हम जानेंगे। बल में अपकर्षण, अपकर्षण और अभिकर्षण, जरा देखिए, उठना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना भी ठोकर मारना ही है, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें। देखो अपने पास क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब ये है वो होता है ना फुटबॉल का जो क्या जाल होता है उसके पास में खड़ा रहता है, आगे आने वाला, आगे से कोई भी अगर तेजी से फुटबॉल फेंक रहा है तो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कभी टेढ़ा होके, कभी यूं करके, कभी यूं करके, कभी यूं करके करता है, क्योंकि ऐसे कैसे करे तो वापस ये गेंद क्या हो जाएगी, चली जाएगी, और अगर ऐसे कैसे रहा तो लग भी जाएगी इसके, ठीक है। तो ये कंट्रोल करने के लिए ऐसा करता है, और ये इसको गेंद को गति देने के लिए जो हॉकी है उससे बहुत तेज मार रहा है, माने हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए, ठीक है ना। और ये गोल से बचा रहा है, गोल से बचाने, अगर कोई गोल हो रहा है तो फुटबॉल आ रही है तो यूं करके ये रोक लेगा। आगे अपने पास क्या है, क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए, अगर बहुत स्पीड से गेंद आ रही है तो देखो पूरा शरीर उसने लगा दिया यूं करके, ठीक है ना, यूं करके वो लगा देता है ना, पूरा शरीर उसने लगा दिया कि कहीं से गेंद निकल कर नहीं जाए, ठीक है। तो वो उसको रोक रहा है, गेंद की स्पीड को क्या कर रहा है मेरे भाई, कम कर रहा है, ठीक है ना। चलेगा, इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसको आप लोग भरिएगा। जैसे मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है, मेज पर रखी पुस्तक है उसको गतिशील बनाना है तो एक साइड से धक्का मारना पड़ेगा, क्या मारना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा। क्या आप अपकर्षण या अभिकर्षण हुआ, दोनों ही हुआ, हाँ, ठीक है ना, अपकर्षण भी हुआ, अभिकर्षण भी हुआ, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे अपने पास है, क्या आपने ध्यान दिया कि इसमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी खींचना या अपकर्षण या धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इससे यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के को अभिकर्षण, मानी धक्के को क्या बोलते हैं, अभिकर्षण, या खिंचाव को बोलते हैं अपकर्षण, मानी खींचने को क्या बोलते हैं, अपकर्षण बोलते हैं, को बल कहते हैं, क्या कहते हैं, बल कहते हैं। देखो बल जो होता है किसी वस्तु की स्थिति में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु रखी है, मैंने बताया यहाँ से कि मान लीजिए कोई भी वस्तु ये रखी है और मैं इस पर क्या लगा रहा हूँ, पीछे से बल लगा रहा हूँ, ठीक है, या इधर इसको खींच रहा हूँ, बल लगाऊंगा, धक्का मारूंगा तो ये हो जाएगा अभिकर्षण,
ठीक है ना। और अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये हो जाएगा अपकर्षण। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो वस्तु है उसकी स्थिति में क्या आ रहा है मेरे भाई, परिवर्तन आ रहा है। और जब दोनों ही कंडीशन में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो इसे ही हम कहते हैं बल, ठीक है ना। माने किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य या किसी वस्तु पर यदि हम कार्य करें उसकी स्थिति में आ जाए परिवर्तन तो उसे हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं मेरे भाई, बल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। चलते हैं आगे। आगे है बल लगाने के कारण होते हैं। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए हम समझते हैं। कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव या अभिकर्षण बल है? खिंचाव या अभिकर्षण बल है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण है? जरा समझिएगा इसको। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि आपके पास यदि कोई भी चुंबक हो, क्या हो, कोई भी चुंबक हो, ठीक है ना, क्या हो, कोई भी चुंबक यदि आप ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास दो चुंबक है, एक तो ये वाला चुंबक है, ठीक है, जिसमें एक तो N है और एक क्या है, S है, ठीक है। और इधर भी क्या है, एक N है, ठीक है, और एक S है। एक चुंबक और ले रहे हैं हम, एक चुंबक और ले रहे हैं, दूसरा वाला जरा देखिएगा, इसमें भी वही NS है, NS है, ठीक है ना। और इधर जो ले रहे हैं वो SN है, क्या है, SN। जरा समझिएगा इसको, सही से समझिएगा। देखो अपने पास ऊपर भी दो चुंबक के टुकड़े हैं, नीचे भी दो चुंबक के टुकड़े हैं, ठीक है। लेकिन जो इनका जो ध्रुव है ये है साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये दोनों अपोजिट पोल है, माने उल्टे पोल है, माने इसका और इसका उल्टे पोल है। अगर जब अपोजिट पोल होते हैं तो ये इसकी तरफ जाता है और ये इसकी तरफ जाता है, माने इनके अंदर क्या होता है, आकर्षण, खिंचाव होता है। क्या होता है, आकर्षण, खिंचाव होता है। और खिंचाव को बोलते हैं अभिकर्षण बल। क्या बोलते हैं, अभिकर्षण बल। तो इनमें आपस में क्या होगा मेरे भाई, अभिकर्षण होगा। और देखो ये भी साउथ पोल है लेकिन ये भी साउथ पोल है। जब समान पोल होंगे, जब क्या होंगे, समान पोल होंगे, तो समान पोल की कंडीशन में, किस पोल की कंडीशन में, समान पोल की कंडीशन में जो आपके पास चुंबक है वो दूर भागती है। क्या भागती है, दूर भागती है, दूर भागती है, दूर। अगर पास में है, समान पोल लाके आप चिपकाओगे तब भी नहीं चिपकेगा, दूर भागेगी, झटका देगी दूर जाने के लिए। तो इसे बोलते हैं अपकर्षण बल। क्या कहेंगे हम, अपकर्षण बल, ठीक है। या धक्का मारना या दूर पहुंचाना। तो एक दूसरे से ये क्या करेगी, ये वाली तो इधर धक्का मारेगी, ये वाली इधर धक्का मारेगी, ठीक है ना। ये इधर धक्का मारेगी, ये उसको उधर मारेगी, तो ये आपस में कभी चिपक नहीं पाएंगे, आपस में कभी नहीं चिपक पाएंगे। और इसी बल को बोलते हैं अपकर्षण बल कहते हैं। अगर ये आपस में चिपक रहे हैं तो आकर्षण बल, और ये दूर भाग रहे हैं तो इसे बोलते हैं अभिकर्षण बल, ठीक है ना। प्रतिकर्षण है ना, सॉरी। चले आगे। आगे अपने पास है कि बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। जो बल है अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कार के पीछे खड़ा है लेकिन वो चुपचाप खड़ा है, कोई बल नहीं लगा रहा है, तो वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसे हम कहते हैं बल नहीं कहते उसे, है ना, उसे हम कहते हैं बल नहीं कहते। माने अगर हम किसी दीवार के धक्का लगाएं और दीवार गिरे नहीं, वो अपनी जगह पे खड़ी है, हमने कितना ही प्रेशर लगा लिया लेकिन अपना जो
अपना जो उसका बल था वो जीरो बल कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी स्थिति में हम परिवर्तन नहीं कर पाए। क्योंकि बल जो कहते हैं, क्या जो बल है, बल का मतलब है, बल बराबर में क्या है, बल बराबर में आपका रहेगा, हमने जो प्रेशर लगाया हो, ठीक है ना, बल जो है, बल है वो W अपॉन एस के बराबर होता है, W इंटू एस के बराबर होता है। W का मतलब होता है किया गया कार्य, S का मतलब होता है मानी किए गए कार्य की दिशा में परिवर्तन या दूरी, ठीक है, विस्थापन। तो ये S होता है, वेक्टर होता है। तो अगर ये आपका S जीरो है और W आप कुछ भी दे रहे हैं तो फाइनली बल भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु पर क्या लगेगा, जीरो बल लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, जीरो बल। देखो एक आदमी है यहाँ पर, अभी आदमी खड़ा है, क्या कर रहा है, खड़ा है केवल और केवल, है ना। जब खड़ा है आदमी उसमें बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बल भी नहीं लगा रहा, हाथ भी नहीं लगा रहा है, तो उसकी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये तो चुपचाप खड़ा है, मानी वस्तु भी अपने आप जगह पे खड़ी है, बल भी नहीं लगा रहा है, तो ये जो WS है, तो ये जो इस पर बल लगा रहा है वो भी जीरो और S भी क्या है, जीरो। तो टोटल फाइनली बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे जरा देखिए, आगे इसने क्या किया है कि ये लगा रहा है बल, ताकत लगा रहा है, ठीक है ना। तो मानिए ये W भी लगा रहा है, क्या लगा रहा है मेरे भाई, W भी लगा रहा है, क्या कर रहा है, W भी लगा रहा है ना, W और इनटू में S का मतलब होता है ये इधर भी जा रही है, तो S भी लगा रहा है, विस्थापन भी हो रहा है, इसमें विस्थापन हो रहा है तो इसमें कुछ फोर्स लगेगा, इसमें क्या लगेगा, कुछ फोर्स लगेगा, कुछ बल लगेगा, इसे हम कहते हैं बल। क्या है, इसे ही बल कहते हैं, ठीक है। और कौन सा बल कहते हैं, धक्का मारने वाला, धक्का मारने वाला बल होता है अपकर्षण बल, खींचने वाला होता है अभिकर्षण बल, ठीक है ना। खींचने वाला कौन सा होता है मेरे भाई, अभिकर्षण बल होता है। क्या आप लोग समझे इसको अच्छे से, चलेगा आगे। आगे जरा देखिए, कौन किसे धक्का धकेल रहा है, तो दोनों ही समान तरीके से यदि फोर्स लगा रहे हैं और दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो दोनों ही समान तरीके से क्या लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। इधर देखो जरा, तीन स्थितियों में दर्शाते जिसमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। में दोनों लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही है, देखो गोल गोल घूम रही है हाथ पकड़ के, ना तो वो इसको धक्का मार रही है, नहीं ये इसको धक्का मार रही है। इनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एक ही जगह पर गोल गोल घूमती रहेगी। क्या करती रहेगी, गोल गोल घूमती रहेगी। तो किसे खींच रही है, मानी ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, तो ये आपस में अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगी, धक्का देती हुई प्रतीत होती है, जबकि लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इसी चित्र में ये देखो, ये इधर खींच रहा है, ये इधर जा रही है ना। कौन किसे खींच रहा है, कौन किसे खींच रहा है, तो दोनों ही खींच रहे हैं, दोनों ही क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आगे अपने पास आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या आप बात आदमी तथा गाय पर भी लागू कर सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है, उनके बीच में क्या लगता है, बल, ठीक है ना, क्या लगता है, बल लगता है। अब जरा देखिए बलों की खोजबीन, भाई बलों की खोजबीन किसने की थी, ठीक है ना, भाई बल किसने खोजे थे उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो लीजिए कि भाई बल किसने खोजा वो हम जानते हैं, सीखते हैं थोड़ा। आगे क्या है, कोई भी भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिससे कि आप जोर से धकेलने पर गति में ला सकते हैं। अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं। अब आपने किसी मित्र से कहिए
और बक्से को उसी दिशा में धकेलने पर आपकी सहायता करें। क्या आप इसको खिसकाना आसान है? क्या अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, देखो अगर कोई भी संदूक रखी हुई है और मेरे से बहुत बारी में कितना फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मेरा तो बल लग रहा है लेकिन उसकी स्थिति जीरो है, इसीलिए मेरा पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। मेरा पूरा फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरे मित्र को बुला लिया और दोनों लगा के जोर लगाए तो वो खिसक गई, तो उसे हम कहेंगे बल। क्या कहेंगे? बल कहेंगे, क्योंकि एक तो बल भी लगाया, साथ ही साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। बिना स्थिति में अगर आप खड़े हो और उसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाए तब भी बल नहीं है, ठीक है। और आप धक्का मार रहे हो और उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आए तो तब भी बल नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों काम होने चाहिए, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, तभी जाकर उसे हम कहेंगे बल। अभी देखो अकेला इसको के दो लोग खिसका के इधर ले गए, है ना। अब एक इधर से दे रहा है, एक इधर से दे रहा है, समान तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई? नहीं खिसकेगी, ठीक है ना। नहीं खिसकेगी तो बल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो बल हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चे क्या कर रहे हैं। तीन लड़कियां एक साइड में लगी है, तीन लड़के एक साइड में लग रहे हैं और रस्सी को खींच रहे हैं। जिसमें ज़्यादा दम होगी, जिन लोगों में ज़्यादा ताकत होगी, वो लोग उनको क्या कर लेंगे? एक साइड में खींच लेंगे। लेकिन क्या है, यदि दोनों टोल या रस्से को समान बल से खींचे, माने बल समान लगा रहे हैं, बल समान लगा रहे हैं, ठीक है, तो रस्सा खिसकता नहीं है। क्या रस्सा खिसकता नहीं है? रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र में दर्शाई गई स्थिति में समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजय होती है। बिल्कुल। यह उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही स्थिति में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अगर एक ही स्थिति में बल लगाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और विपरीत स्थिति में बल लगा देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? क्रियाकलाप 8.2 में जब आप अपने मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था? यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, मानी घटाव के बराबर होता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है? घटाव के बराबर होता है। जिसमें ताकत होती है उसी की तरफ वो खिंच जाती है, और उन लोगों ने ही जो कार्य किया था उसी का माना जाएगा कि ये लोग फाइनली जीत पाए, ठीक है। अंतर का मतलब होता है घटाव। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य। अगर हम समान तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने पास एक वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है? अपने पास एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। एक वस्तु रखी हुई है और इधर से भी एक समान फोर्स माने 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। तो इसकी वस्तु की जो ऐसी स्थिति वो जीरो रहेगी। फोर्स भले ही कुछ भी रहो, फोर्स भले ही कुछ भी रहो, ऐसी स्थिति क्या रहेगी? जीरो। तो फाइनली इस पर जो किया गया जो कार्य है वो बल है वो क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। बल का मतलब फोर्स एफ से उसे डिनोट करते हैं, कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। किसको? मानी जो कार्य होता है, क्या होता है? कार्य। कार्य को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वर्क से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका डब्ल्यू लिया जाता है। और फोर्स, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। फोर्स मानी बल, क्या होता है? बल होता है। क्या होता है मेरे भाई? बल होता है, ठीक है। और बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। बल को न्यूटन में नापा जाता है। बल को किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है, ठीक है। किस में नापा जाता है? न्यूटन में नापा जाता है। चलिएगा आगे। आगे है बल वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। नहीं कर सकता तो बल ही नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं कर सकता तो आइए
अब हम ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। तो छोड़ते हैं इसको, तो जैसे अपने पास इसको भी छोड़िए, ठीक है। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल ने गेंद को एक और गति प्रदान की। मान लीजिए कि गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है, उछलता है और इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी चाल शून्य हो जाती है। ये परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यद्यपि लगाया गया बल गति की दिशा में भी है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। वस्तु की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जरा समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु रखी हुई है और मैं इधर से इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वस्तु इधर की तरफ मूव करेगी। क्या करेगी? मूव करेगी, ठीक है ना। और ये भी वस्तु इधर ही जा रही थी, तो वस्तु की गति में और ज्यादा परिवर्तन होगा, और तेज चलेगी। अगर कोई कार लुढ़क के जा रही है और मैं पीछे से और उसके धक्का मारूंगा तो वो और तेजी से लुढ़क के जाएगी नहीं जाएगी। अगर कार पे 2 आदमी फोर्स लगा के उसको लुढ़का के लेके जा रहे हैं तो अगर 5 आदमी लोग गए तो और तेजी से भगेगी नहीं भगेगी। अगर मान लीजिए इधर अपने पास एक क्या है? कार है, वो इधर जा रही है और 5 आदमी इधर से उसको रोकने की माने ढलान में यूं आ रही है, ठीक है ना। क्या है? ढलान में आ रही है। ढलान मान लीजिए यहाँ से कार नीचे की तरफ जा रही है और 5 आदमी इधर से फोर्स लगा रहे हैं, उसको रोके रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा? जो वस्तु की गति है उसमें और कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जो वस्तु है उसकी गति में क्या आ जाएगी? और कमी आ जाएगी, ठीक है। तो यही थे बल के कॉन्सेप्ट्स। आगे है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर किसी घेरे को धकेल कर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूं कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है? टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है, ठीक है। माने आप इसको बार बार धक्का देते रहेंगे तो टायर लुढ़कता रहेगा। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने के लिए केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तन होती है। आइए हम जानते हैं। अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की ओर पहुंचा देता है, ठीक है। गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या
इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है। ठीक है, अगर गेंद अपनी स्टेबल स्थिति में है और हम उस पर जोर से मार रहे हैं तो गेंद क्या जाएगी? फुल स्पीड में जाएगी, माने उस पर बल लगाया गया है और उसमें बल में भी क्या आया है? उसकी स्थिति में भी परिवर्तन आया है। आगे है, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति या दिशा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है ना, बल द्वारा किसी भी वस्तु की जो अवस्था है उसकी गति में या उसकी अवस्था में क्या लाया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है। अगर जितना वो बल लगा रही है एक्स्ट्रा और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो बल हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे है गति की अवस्था। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जा सकता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। दोनों इसकी क्या है? गति की अवस्थाएं हैं। चलेगा, आगे अपने पास है, क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करें। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करें। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। बल का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देगा। चलिए, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, जैसे अपने पास क्या है? पीपा देखे ना आप लोग? जो पीपा होता है वो देखे होंगे आप लोग। ऐसा होता है नहीं होता है पीपा? पीपा ही गलत बन गया भाई, दोबारा बनाने दो। पीपा ये ऐसा होता है ना पीपा अपना। ठीक है, ऐसा क्या होता है? पीपा होता है। पीपा खाली होता है ना? अगर मैंने इस पे मार दिया हथौड़ा, क्या मार दिया? इस पर हथौड़ा मार दिया तो ये क्या हो जाता है? चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है, मानिए बैठ जाता है। ठीक है, तो बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकता है। और अगर बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दाब। क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? दाब। ओके, क्योंकि दाब होता है कार्य अपॉन क्षेत्रफल, मानी कार्य W/S। दाब क्या होता है? कार्य अपॉन क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है ना, सॉरी, कार्य अपॉन एरिया। तो डबल मानी दाब बराबर क्या है? दाब बराबर क्या होता है? कार्य हमने किस पे किया? W कार्य किया, इस पर काम किया। ठीक है, और कितने क्षेत्रफल पर काम किया? क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल पर काम किया? एरिया पर हमने काम किया, तो इसे हम कहेंगे दाब। अगर इस पर हम दे रहे हैं तो ये बैठ रहा है
इसकी जो डब्बा है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, मानी ये चिपक रहा है या कुछ भी परिवर्तन आ रहा है तो वो कहलाएगा दाब कहलाएगा। ठीक है, चले तो इसको हम पढ़ते हैं, सीखते हैं क्या है। चलिए देखो, कुछ एक उदाहरण अपने पास दे रखे हैं यहाँ पर कि स्थिति का वर्णन है, बल कैसे लगाएं, चित्र और बल का प्रभाव। ठीक है, गति की अवस्था में परिवर्तन हाँ या नहीं, आकृति में परिवर्तन। ठीक है, जरा देखें अपने पास क्या है, एक प्लेट में गुंदा हुआ आटा है, एक प्लेट में गुंदा हुआ आटा है, हाथ से नीचे की ओर दबाने पर क्या उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा? नहीं, वो अपनी जगह ही रहेगा, इसमें ही रहेगा, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है ना, माने उसकी स्थिति में तो परिवर्तन क्या होगा? नहीं आएगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है ना, उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, क्योंकि कभी गोल हो जाएगा, कभी चिपट जाएगा, जैसे जैसे हम गूंदेंगे तो। ठीक है, आगे क्या है अपने पास, साइकिल की गद्दी पे लगी कमानी, गद्दी पर बैठकर अगर हम जैसे कबा बैठते हैं तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ दबती है। एक साइकिल होती है ना, उसमें नीचे स्प्रिंग होती है तो ये दबती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसकी अवस्था में क्या आ जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था में क्या आ जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, अवस्था में क्या आएगा? परिवर्तन होगा, माने नीचे की तरफ जाएगी। हाँ, अवस्था में परिवर्तन माने इसकी जो शेप है उसमें परिवर्तन आएगा, माने कभी बड़ी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, है ना। और आकृति में परिवर्तन, बिल्कुल आकृति में भी परिवर्तन आएगा, आकृति में भी क्या आएगा? परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, आगे अपने पास क्या है, आगे अपने पास है एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबर का छल्ला। ठीक है, यहाँ एक कील ठोक दी दीवार में और उस पर एक रबर लगा दिया, रबर का छल्ला है, इसको हमने पकड़ लिया, है ना। एक बार लटका कर या इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर, जब हम इसके स्वतंत्र सिरे को खींचेंगे तो रबर जो होगा उसकी स्थिति में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा, जैसे ही छोड़ेंगे वापस चला जाएगा। आगे क्या है, दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। ठीक है ना, अगर दो वो है, ठीक है, क्या ईंट है और इस पर एक धातु का पैमाना रख दिया, अगर इसमें ज़्यादा वेट रखेंगे तो ये नीचे जाएगा, ऊपर उठेगा। ठीक है ना, नीचे चला जाएगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। क्या आ जाएगा? इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। चलिए आगे, आगे अपने पास है सारणी 8.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं, क्या होता है जब गूंदे हुए आटे को ले बेल कर चपाती बनाते हैं? इसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों को आपने देखा होगा। तो जरा देखो, पहला उदाहरण है कि हथेलियों से अगर आप जो रबर है उसको यूं दबाओगे, रबर के गुब्बारे को, तो चिपक जाएगा, फिर वापस छोड़ते हैं, वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, चिपक जाएगा, वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर आपने आटा लगा रखा है, आटा लगा के गोला बना रखा है, आपने रखा, थोड़ा दबाव दिया, बेल दिया तो रोटी बन के तैयार हो गई, लेकिन वापस रोटी बन के तैयार होगी फोर्स लगाने से, लेकिन अपने आप तो वो वापस गोला नहीं बन जाएगा, आप इसे अपने आप गोला बनाओगे तभी बन पाएगी वापस रोटी गोला। ठीक है ना। और क्या है, मेज पर रखी रबर की गेंद को यदि आप यूं दबाते हैं तो पिचक जाएगी, जैसे छोड़े अपनी स्थिति में आ जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? अपनी स्थिति में आ जाएगी। चलिए आगे क्या है, बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप लेने के पश्चात आप क्या समझ गए होंगे? क्या समझ गए होंगे भाई, जरा बताओ, क्या क्या समझे आप? आपने समझा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था में से गति अवस्था में लाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो दर उसकी क्या मानो?
धक्का मारो तो गति अवस्था में आ जाएगी। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके आगे पत्थर लगा दो, उसके आगे क्या लगा दो, पेड़ का टुकड़ा लगा दो, है ना। जैसे ट्रक का पेड़ का टुकड़ा लगा दिया, बहुत बड़ा पेड़ लगा दिया, अब जा कहाँ जाएगा देखे, है ना। माने हमने उससे ज्यादा फोर्स लगा के उसको रोक लिया। तो गतिशील वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल गतिशील वस्तु है तो उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वो गेंद वाला गेंद फेंकता है ना, क्या बोलता है, बॉलर गेंद फेंकता है तो वो खिलाड़ी की तरफ आती है, खिलाड़ी एक बैट की मार के वो इधर आ रही है तो इधर इधर उधर किधर भी पहुंचा सकता है, माने उसकी दिशा में क्या कर सकता है, वो परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल पीपे पे का थोड़ा मार दो, उसकी आकृति उसमें परिवर्तन हो जाएगा। गुब्बारे पर प्रेशर लगा दो, गोल था चपट जाएगा। रोटी को बेल दो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए आगे है, यह स्मरण रखना आवश्यक है यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है तथापि इसमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी आप गति में नहीं आ सकती। अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती है, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। आगे है आपका संपर्क बल। क्या है, संपर्क बल, जिसे अपने पास क्या आ गया, संपर्क बल या पेशीय बल, है ना। जरा देखिएगा अपने पास संपर्क बल में पहला बल है पेशीय बल, ठीक है ना। देखो बैलगाड़ी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई इंजन लगा नहीं रहता है ना, कोई उसमें मतलब कुछ नहीं होता है, केवल उसमें पशु लगते हैं और उसमें पशुओं का बल उपयोग किया जाता है। तो जो उनका बल है तो उनका जो बल कहलाएगा वो पेशीय बल कहलाएगा, क्योंकि वो उनकी ताकत अपनी लगा रहे हैं। अगर उनमें ताकत नहीं है, कमज़ोर हैं, तो उनकी पेशियां बल नहीं लगाएगी, वो लगा ही नहीं पाएंगे, बेचारे पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, तो वो पेशीय बल नहीं होगा ना, ठीक है। और यदि वो उस वस्तु को खींचकर ले जा रहे हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, जो घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, तो क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेशीय बल कहलाएगा। चलिए तो पेशीय बल पढ़ लेते हैं। क्या आप मेज पर रखी किसी वस्तु को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है, ठीक है ना, आवश्यक है, जरूरी है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप हाथ से उठाओ, है ना, छड़ी से भी तो उठा सकते हो। सहायता से भी हो सकता है, जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों से लगता है। कहाँ से लगता है? हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। मानी जो हमारी मांसपेशियों या पशुओं की मांसपेशियों या किसी भी जानवर की या जीव की या जंतु की मांसपेशियों द्वारा बल लगता है तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम पेशीय बल कहते हैं। आगे है, पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है और इन क्रियाकलापों में पेशीय की शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशीय यानी तो पेशीय कहाँ से आता है? हमारे शरीर में पेशीय द्वारा बल लगने के कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं। कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं, ठीक है ना। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य
कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे तथा ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल उपयोग करते हैं। पेशीय बल क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे है अपने पास, ये देखो पशु है, उस पर चारा लदा हुआ है गाड़ी पर और वो खींच कर ले जा रहे हैं। मानिए जो पशु है अपना शारीरिक बल लगा रहे हैं, अपना पेशीय बल लगा रहे हैं, तो इसी बल को क्या कहेंगे? हम पेशीय बल कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे मेरे भाई? पेशीय बल कहेंगे। चलिए आगे, कितने पेज रह गए इसमें? अभी तो दाब नहीं आया, पेज की तो कमी नहीं है। कितने पेज है टोटल? लास्ट वाला पेज है ना 107 हम पढ़ रहे हैं। चलिए 107 माने अभी तक 7 पेज है, चलेगा। आगे है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी आए पता करें। ठीक है, आगे घर्षण बल। ठीक है ना, कौन सा बल है? घर्षण बल, जिसे फ्रिक्शन, घर्षण माने फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना, घर्षण बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? फ्रैक्शन कहते हैं। घर्षण को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। घर्षण क्या होता है? अगर किसी सतह पर आप चल रहे हैं, ठीक है, और आप उस सतह पर चल पाते हैं, वो घर्षण के कारण हो पाता है। जैसे अगर आप नॉर्मल जमीन पर चल रहे हैं, रोड पर दौड़ रहे हैं, तो आपका जो बल है, जो घर्षण बल है, बहुत तेज है। ठीक है, हमारी जमीन की और आपके पाँव की बाउंडेशन बहुत तेज है, तभी आप दौड़ पा रहे हैं। यदि घर्षण जीरो हो जाता तो आप गिर के पड़ जाते। जैसे चिकनी सतह पर आप चल नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ पर आप बिना वो कांटे वाली चप्पल पहने आप चलोगे तो गिर जाओगे, बार बार गिरोगे, नहीं गिरोगे। ठीक है ना, तो बर्फ पर क्या होता है? जो घर्षण बल होता है बहुत कम लगता है, तो हमें हमारी जो गिरने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम उस पर दौड़ नहीं सकते, बर्फ पर क्या नहीं कर सकते हैं? दौड़ नहीं सकते, और कोशिश की तो हालत खराब हो जाएगी। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए और परस्पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर दें तो नाव भी कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इनमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाते हैं। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा है? क्या आप अनुभव लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा है? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल होता है। क्या होता है मेरे भाई? घर्षण बल होता है। क्या होता है? घर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। फर्श पर गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। क्या कर देता है? नाव को रोक देता है। आगे क्या है? घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। जो घर्षण बल है सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है ना, किस पर लगता है? गतिशील वस्तुओं पर इसकी दिशा में सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण
उत्पन्न होता है। इसीलिए यह भी संपर्क बल एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी कक्षा 9 में प्राप्त करेंगे। कहाँ प्राप्त करेंगे? कक्षा 9 में प्राप्त करेंगे। चलिएगा आगे अपने पास है घर्षण बल के मान। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने पर लगने वाला बल सदैव बल संपर्क ही हो। देखो अप संपर्क बल माने जो किसी के संपर्क में नहीं होता है। अप संपर्क बल, असंपर्क बल, असंपर्क बल का मतलब होता है कि माने किसी के संपर्क में नहीं होने वाला बल, जैसे चुंबकीय बल। ठीक है ना, चुंबकीय बल का क्रियाकलाप यहाँ दे रखा है। यहाँ पर क्या दिया देखो, कुछ पेंसिलें रखी हैं और उस पर क्या रख रखा है, क्या रख रखा है, इधर से एक चुंबक लेकर आएंगे, चुंबक लेकर आएंगे, इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में क्या अट्रैक्टिव होंगे, चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अट्रैक्टिव होंगे, चिपक जाएंगे। इधर देखो सेम पोल है, सेम पोल होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? दूर भगेंगे। क्या भगेंगे? दूर भगेंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? दूर भगेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? दूर भगेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? दूर भगेंगे। दो चुंबक के बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का परीक्षण है ये। दो चुंबक के बलों के बीच में आकर्षण बल माने चुंबक दो अगर विपरीत ध्रुव है तो आप आपस में आकर चिपकती है, उसे तो बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए तो? आकर्षण बल, आकर्षित होना। ठीक है, और यदि दो चुंबक पास में रखिए, जोर जोर से तो दूर भग रही है, क्या? तो उसे बोलते हैं अभिकर्षण बल। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण बल या अभिकर्षण, प्रतिकर्षण बल, सॉरी प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। आगे है, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल आवश्यक ही कार्य कर रहा है? कक्षा फोर्थ में आप कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल को भी खींचने अथवा धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल अपकर्षण या असंपर्क बल का एक उदाहरण है। ठीक है, चुंबक द्वारा जो बल लगाया जाता है ये आपका क्या है? असंपर्क बल। क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है ना, कौन सा बल है? असंपर्क बल। आगे क्या है? स्तर वैद्युत बल। कौन सा है? स्तर वैद्युत बल। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर इसको भी समझेंगे। स्तर वैद्युत बल, स्तर वैद्युत बल। ठीक है, आगे लीजिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग दो बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रा के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दो टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करके। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए और फिर से दूसरे स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे के पास लाइए। अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या देखते हैं जरा बताइएगा। ठीक है, अपने पास क्या है? मेज पर एक धागा बांध दिया, उस पर स्ट्रा लटका दिया और एक दूसरा अपने पास स्ट्रा है। एक को तो पहले कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रा एक दूसरे को
आकर्षित करता है, माने कागज से रगड़ा हुआ जो स्ट्रा एक दूसरे को आकर्षित करता है, माने पास पास आता है। लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रा भी कागज की शीट से रगड़ जाए तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, माने अगर दोनों को या आपने कागज से रगड़ दिया है तो ये दूसरे से दूर भगेंगे। क्या भगेंगे? दूर भगेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रा स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये पेन है, पेन को मैं सर में रगड़ के और यदि किसी कागज के टुकड़े पर लेके जाऊंगा तो कागज के टुकड़े को चिपका लेता है। क्या कर लेता है? मिट्टी को चिपका लेता है, कागज के टुकड़े को चिपका लेता है। ठीक है, और मेरे पास 2 पेन हैं और 2 पेनों में से एक दोनों को रगड़ लूंगा खोपड़ी में और एक को लटका दूंगा स्वतंत्र रूप से और एक को इसके पास ले जाऊंगा तो ये दूर भगेंगे आपस में। जबकि एक को मैं क्या करूंगा? कागज के टुकड़े पर रगड़ूंगा, एक को नहीं रगड़ूंगा, तो आपस में एक दूसरे पे अट्रैक्टिव होंगे। जैसे ये मैं पास में ले रहा हूँ तो ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। ठीक है, पास में आने को आकर्षण बल और दूर जाने को प्रतिकर्षण बल, और इस जो ये आवेश उत्पन्न हुआ इसे बोलते हैं वैद्युत स्तर वैद्युत बल बोलते हैं। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्तर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हमारी पृथ्वी, हमारे जो इतने बड़े बड़े जो पिंड हैं वो अपनी स्थिति को बनाए रख रहे हैं, तो किस कारण से रख रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से बनाए रखने, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बनाए रख रहे हैं। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसीलिए होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। कोई भी वस्तु, जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, ये तो नीचे आ रही है, हद हो गया। हाँ, हद हो गई भाई। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। ठीक है, क्योंकि कभी भी मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, आ नीचे रहे, हद हो गई भाई, है ना। अगर आप इसको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आप भेजेंगे, फेंकेंगे, तो तब जाके ये पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। नहीं जाएगी, पृथ्वी इसे हमेशा अपने केंद्र की तरफ ही खींचेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ था तो यह विराम अवस्था में ही है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा है? यह बल कौन सा है? यह बल कौन सा है? चलिएगा आगे है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसीलिए गिरती हैं क्योंकि यह अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है और गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धरती की ओर बहने लगता है, माने नीचे की तरफ आने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी पर ही पृथ्वी का गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्व आकर्षण बल कहलाता है। माने पूरे विश्व के अंदर या पूरे संसार के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे यूनिवर्स के अंदर जो बाहर जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। बल खत्म, दाब स्टार्ट, प्रेशर है। दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। ठीक है ना, क्या होता है? प्रेशर या दाब। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? प्रेशर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? प्रेशर, है ना। मीनिंग पता नहीं है मुझे। प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर माने दाब। ओके, दाब क्या होता है? मान लीजिए पीपा है, अपने पास पीपा है, तो हमने उसको दबाया तो उसकी आकृति पिचक गई।
तो उस पे जो लगा है बल, वो है बल जो लगा है वो क्या है, प्रेशर। और कितने क्षेत्रफल पर लगा है तब जाकर उसे काउंट करते हैं हम दाब कहते हैं। ठीक है, बल अपॉन क्षेत्रफल, माने दाब का जो सूत्र होता है, दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल। मैंने पहले भी बताया था, दाब का सूत्र बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयास कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इस बार भी ठोक पाते हैं? देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कील कोई भी कील लेते हैं, ठीक है, कोई भी कील लेते हैं, तो आपको पता है जो नुकीला सिरा वो नीचे की तरफ रखते हैं और जो चौड़ा सिरा है ऊपर की तरफ हथौड़ी से मारते हैं, तब जाकर वो उसके लकड़ी के बोर्ड में घुस पाता है। हम क्या करेंगे, चौड़ा सिरा को तो नीचे और नुकीले सिरे को ऊपर हथौड़ी से मारेंगे, क्या वो उस लकड़ी में घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि जो हम बल लगा रहे हैं उस पर, जब पहले तो क्या था, जो नुकीला सिरा था वो बहुत छोटा था और ऊपर से जो बल मार रहे थे तो वो आसानी से उसमें घुस जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी नीचे का जो क्षेत्रफल है ज़्यादा हो गया और ऊपर का नुकीला हो गया कम, तो हम कम क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं। पहले ज़्यादा क्षेत्रफल था और नीचे वाला कम था, तो तभी वो क्या उसमें घुस पा रहा था। लकड़ी के तख्ते में कील का ठोकना, लकड़ी के तख्ते में कील का ठोकना चलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, या क्षेत्रफल जिस पर यह लगाया जाता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल अपॉन क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत हैं। लंबवत है माने 90 डिग्री पर हैं, जिस पर दाब ज्ञात करना है, जिस पर दाब ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को अब जब भारी बोझा उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये कुली महाराज है। कुली महाराज जो हैं, क्या हैं, कौन से महाराज हैं? जो कुली महाराज हैं वो किसी भी वेट को आसानी से क्यों उठा पाते हैं? बिकॉज देखो, हमारा जो सर है यूं गोल है, क्या अपना सर गोल है, तो अगर हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वो केवल कुछ हिस्सा अपने संपर्क में आता है, अपने सर के संपर्क में आता है कुछ हिस्सा, और जब ये इतना हिस्सा इतने वेट को उठाता है तो हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेट जाता है। ठीक है, तो कुली क्या करते हैं कि क्षेत्रफल कम रह गया तो इसलिए उनको बोझ ज़्यादा लगेगा और खोपड़ी में दर्द होने लग जाएगा, इसलिए वो इस पर लपेटते हैं, एक क्या कपड़ा लपेटते हैं और क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्षेत्रफल माने इतना क्षेत्रफल, अब वो जो अपना शरीर है या जो अपना सिर है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा उपयोग में करते हैं। जब क्षेत्रफल ज़्यादा उपयोग में करेंगे तो बल कम लगेगा। क्या लगेगा? बल या दाब उन पर कम लगेगा। दाब क्या लगेगा? कम लगेगा, जिससे कि वो आसानी से बोझे को उठा सके। क्या सके? आसानी से बोझे को उठा सके। ठीक है ना, आसानी से बोझे को क्या कर सके? वो उठा सके। चलिएगा आगे है, ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है, इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के
नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न करता है। पर्याप्त दाब क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्या आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण, यानी तीक्ष्ण माने पैने, तीक्ष्ण माने क्या होते हैं? पैने, तीक्ष्ण माने क्या होते हैं? पैने होते हैं, ठीक है ना। पैने क्यों होते हैं? क्योंकि वो आसानी से उस क्षेत्रफल में चले जाते हैं। माने क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से वो उसमें घुस जाएगा। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करें। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। अब अपने पास क्या है? एक पारदर्शी, चलिए इस क्रियाकलाप को छोड़ते हैं, अभी आगे पे लेते हैं। पूरे क्रियाकलाप देखो, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। आपको पता है हमने क्या लिया? एक पाइप लिया। क्या लिया? एक पाइप ले लिया। अब पाइप में क्या भर दिया है? पानी भर दिया है, और नीचे बांध दिया है गुब्बारा। अगर द्रव दाब नहीं लगाता है तो गुब्बारा में किसी भी प्रकार का एक्सपेंशन या विस्तार नहीं होगा, और यदि द्रव दाब लगाता है तो बिल्कुल जो आपका पाइप है, जो गुब्बारा है, उसमें एक्सपेंशन होगा। तो स्टार्टिंग में हमने फुल भर दिया इसको, और अभी क्या है? माने आधा भरा। क्या भरा? आधा, फुल नहीं भरा, आधा। ये देखो यहाँ तक हमने इसको भरा, ठीक है। जैसे हमने इसको आधा भरा तो द्रव कम है, द्रव कम है तो देखो कम एक्सपेंशन हुआ, कम विस्तार हुआ। और जैसे हमने इसको दता के भर दिया, फुल भर दिया। क्या भर दिया मेरे भाई? फुल भर दिया। देखो कितना भरा हुआ है, देखिए तो जरा, यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। तो ये देखो ज़्यादा आकृति होगी, और इसको और भी ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो द्रव भी दाब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्रव भी दाब लगाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा द्रव होगा उतना ज़्यादा वो दाब लगाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? दाब लगाएंगे। क्या करेंगे? दाब लगाएंगे, ठीक है। इधर देखिएगा, अपने पास एक बोतल है, और बोतल के नीचे भी हमने एक क्रियाकलाप और लिया। इसमें काफ़ी आधे से ज़्यादा पानी था, तो इसमें देखो गुब्बारा कितना फूल रहा है, गुब्बारा कितना फूल रहा है। और फूल भरोगे तो और फूल जाएगा, और यदि आप इसमें फूंक मार दोगे तो और फूल जाएगा। माने द्रव के साथ साथ हवा भी दाब लगा रही है। क्या लगा रही है? हवा भी दाब लगा रही है, ठीक है ना। हम बस समझ ले रहे हैं, बाकी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ओके, अब जरा देखिए, अगर एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसमें क्या कर दिए गए हैं? छेद कर दिए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? छेद। यदि द्रव दाब नहीं लगाता तो इन छेदों से कभी बाहर नहीं आता, इन छेदों से कभी बाहर नहीं आता। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि द्रव पानी डाला तो छेद में से ऑटोमेटिकली नीचे आने लगा, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा है? द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। जो बर्तन है उनकी गहराई पर और उनकी दीवारों पर समान तरीके से दाब लगाते हैं, ठीक है ना। समान तरीके से क्या लगाते हैं? दाब। जैसे कि हमने एक खुले के अंदर एक पानी की टंकी बना दी, किसी कंक्रीट से, सीमेंट से, और आपको पता है वो बहुत बड़ी टंकी थी, और उसमें हमने पानी भर दिया, तो उसकी दीवारें यदि उस पानी के वेट को उस दबाव को सहन नहीं कर पाई जाएगी तो बाहर की तरफ फैल जाएगी। क्या कर जाएगी? बाहर की तरफ फैल जाएगी। इसीलिए जो बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जाती हैं पानी की, उनको थोड़ा गहराई में बनाई जाती है, माने जमी के अंदर बनाई जाती है, जिससे कि दीवारें क्या करें? दीवारें जो बाहर की वो है उसका फोर्स सहन कर ले। क्या कर ले? फोर्स को सहन कर ले, आसानी से क्या कर ले मेरे भाई? सहन कर ले, ठीक है ना। क्या कर ले मेरे भाई? आसानी से सहन कर ले। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है अपने पास, देखो जरा आगे है, स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा क्या होता है? अगर पंचर हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो साइकिल की ट्यूब है उसकी हवा बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि साइकिल का एक तो टायर प्रेशर लगा रहा है, एक हम उस पर बैठ जा रहे हैं, और नहीं बैठेंगे तब भी वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, क्योंकि ट्यूब की स्थिति होती है कि वो अपने आप में सिकुड़ने की प्रक्रिया रखती है,
ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जैसे पंचर हुआ, जैसे छेद हुआ उसमें, वो सारी हवा उसमें बाहर आ जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर की हवा का क्या होता है, क्या ये प्रेक्षण दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है ना। आगे है अपने पास वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, देखो हम प्रकृति के अंदर इसी आकृति में क्यों जी रहे हैं। ठीक है। अगर हमारे ऊपर, आपको पता है जैसे जैसे आप मान लीजिए आप वायुयान में बैठकर गए, ठीक है, वायुयान में बैठकर, और वायुयान एक आवश्यक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाता है और वायुयान के अंदर का प्रेशर मेंटेन नहीं किया जाता है, तो सभी के नाकों से क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है। ऐसा उस वायु प्रेशर के कारण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वी पर तो चारों तरफ से हमारे शरीर पर जो हवा वह समान दाब लगा रही है, और हमारा जो बॉडी है इस दबाव में रहने का क्या होगा, ये आदी हो चुकी है। लेकिन यदि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारे पृथ्वी का मतलब धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, वायुयान में जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, तो हमारे जो प्रेशर है वायुदाब वो कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, वायुदाब कम होता जाएगा, और हमारी जो नसें हैं उनका जो प्रेशर है ज़्यादा होता जाएगा। ऐसी कंडीशन में नसें फट जाएगी और हम ख़त्म भी हो सकते हैं, है ना। और ज़्यादा नॉर्मल प्रेशर कम हुआ है तो नाकों से खून ही आता है। ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे घर के अंदर मान लीजिए एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है। अगर हम जब भी दरवाज़ा या खिड़की ओपन करते हैं या दरवाज़ा ओपन करते हैं तो खिड़की भी बजती है। ऐसा क्यों कारण है, क्योंकि वो हवा के कारण ही है, क्योंकि इस रूम के अंदर हवा जो है वो अपना स्थान घेरती है, तो उन खिड़कियों पर भी क्या लगता है, बल लगता है, जब आप खोलते हो और बंद करते हो तब जाके। ठीक है ना। तो उसी बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है, और वायु के आवरण के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु के इस आवरण को क्या कहते हैं, वायु के इस आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु जो हमारे शरीर पर दाब लगाती है या किसी भी बॉडी पर दाब लगाती है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब हम इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडलीय बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वायुमंडल के बराबर हो जाएगा। जरा देखिएगा, अपने पास क्या है, एक इकाई क्षेत्रफल लिया, माने हमने एक क्या ले लिया है, ये ले लिया। ठीक है ना। इस इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला बल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब जाकर उसमें क्या रहता है, वो वायु बनी रह सकती है। क्या रह सकती है, वायु बनी रह सकती है। ठीक है। जैसे अपने पास ये है, ठीक है ना, एक डिस्क ले रखी है हमने, जरा समझे इसको। लेकिन वायुमंडल दाब कितना आइए इसके बारे में जानते हैं। एक अच्छे रबर का एक चूसक मानी शक्कर लीजिए। यह रबर के एक छोटे प्याले की भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने पर प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? क्या आप सफल हो पाते हैं? बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि जब भी हम, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक चीज़ें होती हैं जिसको ऐसे दबाकर अगर दीवार चिपका दिया जाए तो ऑटोमेटिकली दीवार की चिपकी रह जाती है। किसी शीशे पर लगा दिया जाए, जैसे शीशे उठाने की आप लोगों ने देखी होगी, शीशे उठाने की जो मशीन है उसको अगर शीशे पर लगा के उसको प्रेशर को बंद कर दिया जाए निकाल के, तो ऑटोमेटिकली उसको उठाती है, और प्रेशर रिलीज कर दिया जाए तो वापस उसको क्या कर देती है, छोड़ देती है। ठीक है। तो वही है यहाँ पर भी, इसके अंदर एक दिखाई गई डिस्क है। इस डिस्क को उठाने के लिए इसको चिपकाया, फिर उठा लिया, और यदि आप रिलीज करोगे तो छूट जाएगा। आगे क्या है, जब आप चूसक को दबाते हैं तो कप तथा पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है।
और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाती है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार कर सके। इस क्रियाकलाप को से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुभव लग गया होगा। वास्तव में यह यदि सूचक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? आगे है एक 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय दाब की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग कितना है? 225 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल माने कितना है? 2250 न्यूटन के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है। हमारे जो शरीर का अंदर का दाब है वह भी क्या है? वायुमंडलीय दाब के बराबर का है, तभी हमारा जो शरीर है चिपक नहीं जाता है इतने वायुमंडलीय प्रेशर के अंदर। जरा समझिएगा ये क्या है। यह है कि 17वीं शताब्दी में जर्मन के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों के ऑटो वॉन गेरिन जर्मन के वैज्ञानिक ऑटो वॉन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के दो अर्ध गोले लिए और प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। अतः प्रत्येक अर्ध गोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्ध गोले को अलग नहीं कर सके। ठीक है ना, इतने घोड़े भी क्या नहीं कर सके? अर्ध गोले को अलग नहीं कर सके। ठीक है, उन्होंने केवल ये प्रैक्टिकल किया था, वायु निकाल कर। क्या किया था? ये प्रैक्टिकल किया था, वायु निकाल कर। चलेगा आगे, अपने पास थोड़ा सा और इधर है, क्या है? चले इसे छोड़े, चलेगा। आज के लिए जो अपना चैप्टर है कंप्लीट हुआ, फिर पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। आगे वाला जो चैप्टर है अपना कौन सा रहने वाला है? कौन सा चैप्टर है जरा देखिएगा। घर्षण है, ठीक है ना, घर्षण है। घर्षण भी एक बल ही है, इसको हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आज का जो हमारा सेशन है आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, भली बातें सीखे होंगे, मज़ा आया होगा आप लोगों को और इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। सपोर्ट इतना ही करना है कि आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलेंगे कल अगले वाले सेशन में, तब तक के लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।